और फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया और उनको बताया कि मेरा डिप्टी कलेक्टर में हो गया है, तो वो भी काफ़ी खुश थे। फिर क्या रिएक्शन था, क्या रिप्लाई था उनका जब आपने बताया तो? वो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ही बोल रहे थे मुझे और बधाई दे रहे थे, काफ़ी खुश थे। और मम्मी ने बताया कि उनकी आंखें नम थीं काफ़ी, वो भी खुशी से नम हो गई उनकी आंखें। ये सबसे बड़ा तो मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कभी मुझ पे कोई डाउट नहीं करा। इवन उन्होंने कभी ये भी नहीं पूछा कि कितने पैसे निकालने हैं, क्या करना है, उनका एटीएम भी मेरे पास रहता है। तो उन्होंने कोई कैसा भी डाउट नहीं करा और हमेशा मुझे सपोर्ट करा। फिर उसके बाद में मैंने लगातार सीसेट किया, बहुत ज़्यादा किया, तो वो एक्सेसिव करूँगा कि जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग होगी वहाँ की पहले जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको अच्छे से एनालाइज करूँगा। जो भी फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्पोर्ट यूट्यूब चैनल पर। और अभी यूपी पीसीएस का रिजल्ट घोषित हुआ था, जिसमें भैया की जो रैंक थी वो 11th रैंक बनी थी। बुक लिस्ट को फॉलो करते थे, क्या स्ट्रेटजी रही थी, और इसी के साथ चलते हैं भैया के पास। तो भैया सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई ये मुकाम पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो भैया आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस के लिए। मेरा नाम शांतनु कुमार सिनसिनवार है और मैं भरतपुर राजस्थान का निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में एनआईटी जालंधर से किया है, और इसी के साथ साथ ये मेरा 3rd अटैम्प्ट है और फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू है, और 11th रैंक मिली है मुझे और डिप्टी कलेक्टर का पद मिला है। तो अब कैसा लग रहा है? जैसे आपका शुरुआती रिएक्शन होगा, जैसे आपने रिजल्ट देखा होगा, तो सबसे पहले आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन उस टाइम पे तो कुछ लगा नहीं। मैं बार बार देख रहा था कि 11th रैंक ही आई है या मतलब डिप्टी कलेक्टर ही मिला है या कुछ और मिला है। तो मैं बार बार फिर रोल नंबर भी चेक करा, फिर ये भी देखा कि शांतनु कोई दूसरा तो नहीं है। तो काफ़ी दिमाग चल रहा था उस टाइम पे। फिर जैसे ही रोल नंबर देख के और फिर एकदम तसल्ली हुई, और फिर मैंने अपने पापा को कॉल किया और उनको बताया कि मेरा डिप्टी कलेक्टर में हो गया है, तो वो भी काफ़ी खुश थे। फिर क्या रिएक्शन था, क्या रिप्लाई था उनका जब आपने बताया तो? वो कॉन्ग्रेचुलेसन्स ही बोल रहे थे मुझे और बधाई दे रहे थे, काफ़ी खुश थे। और मम्मी ने बताया कि उनकी आंखें नम थीं काफ़ी, वो भी खुशी से नम हो गई उनकी आंखें, और वो काफ़ी रोए भी जब ये सुना कि मतलब उनको अच्छा लगा काफ़ी। ये बहुत बड़ा खुशी का माहौल था। बिल्कुल बिल्कुल, उनको बहुत सारे कॉल्स आने लगे, तो उनको फिर रियलाइज़ हुआ, तो फिर उन्हें भी लगा कि बहुत कुछ करा है, तो थोड़ा यही था। तो आपका इसमें यूपी पीसीएस में आपका मीडियम कौन सा था? यूपी पीसीएस में मेरा इंग्लिश मीडियम था और इंटरव्यू का मीडियम हिंदी इंग्लिश मिक्स था। 3 मेंबर्स ने हिंदी में क्वेश्चंस पूछे, एक मैम थी उन्होंने इंग्लिश में पूछे। तो जिस मेंबर यूपीएससी के चेयरमैन सर थे, जो भी थे, उन्होंने जो भी पूछा मुझे वो उसी लैंग्वेज में मैंने उनके आंसर्स दिए। मैम ने इंग्लिश में पूछा तो इंग्लिश में आंसर, और बाकी मेंबर्स ने आंसर्स हिंदी में पूछे तो उसका आंसर हिंदी में दिया। तो जैसे आप यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिए थे, तो उस टाइम पे क्या लग रहा था कि मैं इतनी अच्छी रैंक मेरी आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी? ये तो नहीं था कि 11th रैंक आएगी और डिप्टी कलेक्टर का कुछ मिलेगा, इतना तो नहीं सोचा था। पर पेपर ठीक हुए थे तो ये था कि कहीं ना कहीं लिस्ट में नाम आ जाएगा, ये तो था, कहीं ना कहीं दिमाग में था कि कहीं ना कहीं आ जाएगा। अगर नहीं आता तो काफ़ी दुख होता, थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी, काफ़ी मेहनत करी थी, तो ये तो था कि थोड़ा कहीं ना कहीं आ जाएगा। पर ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये 11th रैंक और डिप्टी कलेक्टर मिल जाएगा। तो ये आपकी कितने टाइम की जर्नी रही यहाँ तक पहुँचने की? और क्या गलती की पिछले, जो आप बोले थे कि मैं 3 अटैम्प्ट था, तो पिछले अटैम्प्ट में क्या आपने ऐसी गलती की जो आपकी बार नहीं दोहराई गई थी? मैं यहाँ आया था दिल्ली यूपीएससी के लिए 2018 में, तब से मैं प्रिपरेशन में हूँ। यूपीएससी का भी मेरा अभी इंटरव्यू है 26 को, और इसी के साथ साथ यूपी पीसीएस का मैं पहले जब यूपीएससी का दिया था उस टाइम पे तो नहीं दिया, फिर उसके बाद में पता चला कि इनका सिलेबस दोनों मैच कर रहा है, तो मैंने दिया। तब मुझे उतना आइडिया नहीं था, पहला अटैम्प्ट दिया तो प्रीलिम्स नहीं हुआ था, और वो प्रीलिम्स भी काफ़ी मार्जिन से ही 1-2 नंबर से ही रह गया था। फिर दूसरा दिया, वो थोड़ा उसमें क्वेश्चन कम अटैम्प्ट किए थे तो इसलिए दूसरा प्रीलिम्स नहीं हुआ था। तीसरा प्रीलिम्स दिया था पिछला वाला, तो उसमें प्रीलिम्स हो गया। फिर मेंस दिया
और फिर इंटरव्यू दिया। तो ये पहला ही मेंस है और पहला ही इंटरव्यू है। चलो तो यहाँ ये पर आपको दोबारा बहुत बहुत बधाई, जो कि आपका पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था। और साथ ही बात करें तो इस जर्नी के दौरान किसने आपका ज़्यादा सहयोग किया, क्योंकि होता है ना कि जर्नी में कोई बहुत बहुत से साथ देता है, बहुत से छोड़ के चले जाते, तो ऐसा आपके साथ हुआ क्या? एक्चुअली मतलब मुझे मेरे साथ ज़्यादातर मेरे कॉलेज के ही दोस्त रहे हैं। जैसे कि जब मैं आया था तो मेरा दोस्त राजीव आया था मेरे साथ में। वो कुछ टाइम रहा मेरे साथ 6-7 महीने। फिर उसके बाद में मैं साउथ इंडियंस मेरे फ्रेंड थे उनके साथ रहा था। फिर उसके बाद में फिर से मेरे कॉलेज के दोस्त आ गए, अभिषेक और कामता। फिर उसके बाद में इनके जाने के बाद में अभी चौबे जी मेरे रूममेट हैं, तो उन्हीं के साथ रह रहा हूँ। तो यही इन्होंने काफ़ी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। जब भी मैं हताश हुआ हूँ, सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इनके साथ बाहर जाना, ये सब आप भी फील कर रहे होंगे, क्योंकि आप भी उसी तरीके की जर्नी में हैं। तो ये सबके साथ होता है और टाइम लेती है ये तैयारी, काफ़ी टाइम ले लेती है कभी कभी, क्योंकि छोटी छोटी गलतियाँ हमें सिलेक्शन रोक देती हैं हमारा। तो आप भी ये फील कर रहे होंगे जो हमारे साथ हुआ है। तो जैसे कि तैयारी के दौरान बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं कि जो कि बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं, उनका नहीं हो पाता है, पहला मैच दिया, दूसरा दिया, फिर चले जाते हैं, डिप्रेस होते हैं, कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं यहाँ से। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही है, कुछ मेरे दोस्त भी थे जो मेरे साथ आए थे और मतलब उनका कुछ टाइम बाद उनका भी मन नहीं हुआ तो वो चले गए। पर मैं तो यही कहूँगा कि अगर हार्ड वर्क कर रहे हो और कंसिस्टेंट हो तो ज़रूर टाइम लग जाएगा, पर ज़रूर सफलता ज़रूर मिलेगी। और मैं भी सोचता था एक टाइम पे यार कभी कुछ नहीं हुआ तो क्या करूँगा यार, कॉपी चेक कर लूँगा किसी कोचिंग में, तो बहुत सारे ख्याल आते थे मेरे। पर यही है कि फाइनली अब हुआ है, तो मुझे भी लगता है कि अगर मेहनत करो अच्छे से और रहो। पर इसमें मेरी फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। कम से कम मैं कहूँगा कि 60 से 70% मेरी फैमिली का। मेरे पिताजी ने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तुम्हारा प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है तो क्यों नहीं निकल रहा है, घर आ जाओ, कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि वहीं रहो। अभी जैसे ही यूपी पीसीएस का अभी जब रिज़ल्ट आया तो उस दिन जब मैं पहला कॉल कर रहा था, उसके बाद भी वो यही कह रहे थे बधाई देने के बाद में कि अभी 26 पे ध्यान दो। तो उनका और सपना है कि और थोड़ा आगे जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट के जो गार्जियंस होते हैं, कहीं ना कहीं वो उन पर प्रेशर डालते हैं कि तुम्हारा भी 1 साल हो गया, अभी नहीं हुआ, और तो कहीं ना कहीं वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं और वो वापस चले जाते हैं। तो उन गार्जियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए यही कहूँगा कि जब सिलेक्शन नहीं होता है तो हम जैसे एस्पिरेंट्स जो भी हैं वो काफ़ी बहुत लो फील करते हैं। अगर फैमिली उस टाइम पे उनके साथ खड़ी नहीं होगी तो बहुत सारे सुसाइड्स के केसेस मिलते हैं। तो ये एक रीज़न ये भी है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट ही सब कुछ नहीं है। उसके अलावा इमोशनल सपोर्ट उनके साथ में जो लो टाइम होता है, अगर फैमिली नहीं है तो फिर दोस्त भी उनके काम नहीं आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो उस टाइम पे मैं तो यही कहूँगा गार्जियंस को, अपने बच्चों पे जो भी हैं उन पे विश्वास रखिए और ज़रूर वो आपका एक दिन ज़रूर नाम रोशन करेंगे। अगर आप उनको इमोशनल सपोर्ट और जो भी सपोर्ट है वो सारा दीजिए, ज़रूर आपको प्राउड फील करवाएंगे। बात करें भैया आपके फैमिली बैकग्राउंड की, तो आपके पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं? मेरे फादर गवर्नमेंट टीचर हैं राजस्थान गवर्नमेंट में, और मेरी मम्मी होम मेकर हैं, घर पे रहते हैं। कोई इस सर्विस में पहले से कोई है या फिर पहले फर्स्ट आप ही हो जो कि इस सर्विस में जा रहे हो? यूपी पीसीएस में तो मेरा ही है, पर मेरे घर में कई सारे ऑफिसर्स हैं। जैसे कि सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मौसी जी के लड़के हैं, वो हैं। उसके अलावा इनकम टैक्स में हैं, मेरे भाई हैं, मेरे मौसी के लड़के। और मेरे मौसा जी भी गवर्नमेंट टीचर हैं राजस्थान गवर्नमेंट में ही। उसके अलावा मेरे मामा 2 आर्मी में हैं, वो सर्व करें इंडियन आर्मी। और काफ़ी मतलब गवर्नमेंट जॉब्स का काफ़ी क्रेज़ है मेरी फैमिली में। तो एक इंस्पिरेशन इनसे भी मिली है। और अभी मेरी भाभी हैं, उनकी 15th रैंक आई है ऑल इंडिया, वो AAO के पद पे हैं। किस में? SSC CGL में राइट। ऑल इंडिया 15 रैंक है उनकी। सीमा, वो मेरी भाभी हैं। ओके, तो हाँ, ये ऑल ओवर जो जर्नी रही है आपकी, उसका श्रेय आप सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे? कौन कौन इसमें भागीदार रहा है आपकी? श्रेय सबसे बड़ा तो मैं अपने मम्मी पापा को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कभी मुझ पर कोई डाउट नहीं करा। इवन उन्होंने कभी ये भी नहीं पूछा कि कितने पैसे निकालने हैं, क्या करना है। उनका ATM भी मेरे पास रहता है। तो उन्होंने कोई कैसा भी डाउट नहीं करा और हमेशा मुझे सपोर्ट करा।
और वो ये भी कहते हैं कि बस लगा रहा है, ज़रूर होगा तेरा। तो आज अच्छा लग रहा है, वो भी काफ़ी खुश हैं। मम्मी पापा के अलावा मेरे टीचर्स हैं, इवन स्कूल्स के टीचर्स भी हैं। जहाँ जैसे मैं बचपन में अपने गांव में पढ़ा था, तो 2-3 गुरुजी हैं अभी, उनका भी जैसे ओम प्रकाश गुरुजी हैं, हमारे गांव के हैं। तो वो उनका भी काफ़ी योगदान रहा है, जैसे मैथमेटिक्स और ये सब जो बेसिक कैलकुलेशंस होती थी, उससे लॉजिकिंग, रीजनिंग, ये सब उसी टाइम से काफ़ी सही माहौल था। उसके अलावा जब मेरी स्कूलिंग हुई नदवई में, तो वहाँ पे भी बहुत सारे टीचर्स थे, उनका भी काफ़ी गाइडेंस था। एक फिजिक्स के भी टीचर्स थे उस टाइम पे, अभी मैं उनका नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और जो हमारे डायरेक्टर थे सतीश जी, वो काफ़ी सपोर्टिव थे हमें लेके, तो उन्होंने काफ़ी वो किया। और हमारे यहाँ पे 8th क्लास में भी बोर्ड था, तो उसमें 90% भी आया था मेरा। तो उस टाइम पे मैं अपनी क्लास में टॉपर था, तो एक ये भी था। वहाँ से थोड़ा ये था कि मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। और फिर 10th 12th हुआ, फिर उसके बाद में कॉलेज का ये था कि कॉलेज में भी कई सारे टीचर्स ने मुझे सपोर्ट करा। पर जब भी मैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ रहा था कॉलेज में, तो धीरे धीरे वहाँ पर न्यूज़पेपर से एक्सपोज हुआ मैं, तो मुझे थोड़ा ये काफ़ी पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स ये सब पढ़ने लगा मैं। तो मुझे काफ़ी रुझान आने लगा इस चीज़ में, तो ये भी मुझे एक अट्रैक्ट करने लगी चीज़ें। और मैं धीरे धीरे इस सिविल सर्विसेज की तरफ, फिर मैं कॉलेज से ही 3rd ईयर से मैंने थोड़ा बहुत बेसिक स्टार्ट कर दिया था। तो आपका ऑप्शनल क्या रहा था? ऑप्शनल जो था, ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, क्योंकि मेरा इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वो ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट में नहीं था, तो मैं वो भी सोच सकता था, पर वो था नहीं। तो फिर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन मैंने चूज़ किया था। तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ एकदम इंजीनियरिंग लाइन से जो आपका बैकग्राउंड था उससे एकदम पॉलिटी में आना? कैसा फील किया? हाँ, उसके लिए ये था कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, जैसे आपको बताया था। तो उसमें काफ़ी मतलब पॉलिटिकल न्यूज़ भी पढ़ता था, उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ता था। तो उसमें काफ़ी मज़ा आने लगा, पढ़ता था तो चीज़ें समझ आने लगीं कि कौन सी कंट्री कहाँ है, इंडिया के एम्बेसडर्स क्या क्या कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़ में, कहाँ फॉरेन मिनिस्टर्स विजिट कर रहे हैं, कैसे रिलेशंस हैं हमारे बाकी कंट्रीज़ में, नेबरिंग कंट्रीज़ में, एक्सटेंडेड नेबरहुड में, बाकी ग्रेट पावर्स जैसे यूएसए, रशिया, इनके साथ में हमारे कैसे संबंध हैं। तो इनमें काफ़ी रुचि जगने लगी मेरी। तो एक यही रीज़न था कि पॉलिटिकल साइंस लेना है, बाकी और भी सोच सकता था, पर मेरा रीज़न यही था कि न्यूज़पेपर से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। तो आप फाइनल रूप से आप एम के पोस्ट पर चयनित हो गए हैं, तो यूपी में आपको ये सेवा देने का मौका मिलेगा, तो आप किस क्षेत्र पर आप सबसे ज़्यादा काम करना चाहेंगे? पहले तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग होगी, वहाँ की पहले जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको अच्छे से एनालाइज करूँगा। जो भी फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गई, एजुकेशन हो गई, तो जो भी वहाँ पे जो भी अंडर परफॉर्म्ड कर रहे हैं, वो जो भी तहसील होगी या ब्लॉक होगा, तो उसमें जो भी क्राइटेरियाज होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। और जहाँ पे भी मेरी पोस्टिंग होगी, मैं वहाँ पे पूरे यूपी में कहीं पे भी हो, मैं उसके लिए तैयार हूँ, कहीं पे भी। और हेल्थ और एजुकेशन पे मैं काफ़ी फोकस कर सकता हूँ अगर वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो। बाकी जैसे फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, इन्वेस्टमेंट कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सब मेरे की फैक्टर रहेंगे। अच्छा, तो यहाँ से आप बात करें आपकी जो स्ट्रेटजी को लेकर कि आपके जो पिछले 3 से 2.5 साल जो रहे हैं, जो आपने कैसे मैनेज किया, क्या आपने स्ट्रेटजी अपना यूपी पीसीएस के लिए जो कि आप फाइनल रिजल्ट तक पहुँचे, आप हमारे ऑडियंस के लिए बताना चाहें? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था बेसिकली। उसी से क्या है कि मेरा जो बाकी जो ओवरलैपिंग वाली चीज़ें हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, ये सारे मैंने पूरा अच्छे से यूपीएससी के बेसिस पे कर लिया था। यूपी के लिए मैंने क्या पढ़ा, एक दृष्टि की एक मैगजीन आती है जिस पे आँख छपी रहती है, वो हिंदी में आती है। तो मुझे थोड़ा सा, वैसे मेरा 12th हिंदी मीडियम था 12th तक, तो मुझे थोड़ी समझ तो आ जाती थी, पर धीरे धीरे मैंने उसको और समझा। तो मैंने पहले 2 अटैम्प्ट्स में नहीं पढ़ी थी, तीसरे अटैम्प्ट में पढ़ी थी। तो तीसरे अटैम्प्ट में वो प्रीलिम्स भी हो गया, उससे काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो मैं वही कहूँगा कि एटलीस्ट उसको ज़रूर देखें। और मैं ये उनका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, और ये भाई भी उसका नहीं कर रहे हैं।
मैंने जो पर्सनली पढ़ा अभी है नहीं मेरे पास, नहीं दिखा देता, देखना पड़ेगा कहीं, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, नहीं तो मैं बता देता। पर वो दृष्टि की मैगज़ीन काफ़ी हेल्पफुल थी और उसको आप पढ़ सकते हैं। जो सी सेट होता है वो बहुत सारे बच्चे उस सी सेट को ही क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो आपने क्या चूज़ किया जो सी सेट? मेरा भी हुआ था सेकंड अटेम्प्ट यूपीएससी में, मेरे जीएस में 98 मार्क्स थे और कट ऑफ गई थी 92.5 के आसपास, और मेरा नहीं हुआ था क्योंकि सी सेट में मेरे 55 के आसपास मार्क्स बने थे। फिर उसके बाद में मैंने लगातार सी सेट किया, बहुत ज़्यादा किया, तो वो एक्सेसिव कर लिया। तो फिर तीसरे अटैम्प्ट में यूपीएससी में मेरा जीएस कुछ मार्क्स से रह गया था, पर सी सेट में मेरे 55 से 104 या 103 मार्क्स बन गए थे। तो वहाँ से मेरा सी सेट वो हो गया था। और उसके लिए बुक्स, जैसे मेरा इंग्लिश मीडियम था तो एक अरिहंत की एक बहुत मोटी बुक आती है, यूपीएससी के लिए आती थी वो, तो मैंने वो किया। तो यूपी के लिए मैंने कोई स्पेसिफिक सी सेट नहीं करा। और मैं यही कहूँगा, एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर सकते हो सी सेट के लिए, और यूपीएससी के सी सेट के मैथमेटिक्स और रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लगा लीजिए अच्छे से, और उससे काफ़ी हद तक सी सेट हो जाएगा। पर यूपी के सी सेट में हिंदी और इंग्लिश भी आती है, तो थोड़ा सा और हिंदी में भी आपको थोड़ा करना पड़ेगा तभी, क्योंकि सी सेट यूपी पीसीएस में भी काफ़ी लोगों से सिलेक्शन रुका है, मतलब सी सेट की वजह से। तो उसके लिए थोड़ा हिंदी का भी थोड़ा ध्यान रखें। अभी मैं बुक से नहीं बता सकता कि हिंदी क्या है। एक बड़ी मोटी बुक आती है, उसका नाम भूल गया मैंने, थोड़ा मेंस के लिए 1-2 दिन उसमें मुहावरे और वो सब देखे थे। पृथ्वी सिंह की एक बुक आती है हिंदी की, वो मेंस में मैंने एक ही दिन यूपीएससी के मेंस के बाद में एक दिन मिला था, तो एक दिन मैंने काफ़ी पढ़ी थी वो। तो वो काफ़ी हेल्पफुल थी, मतलब हिंदी के पेपर में, यूपी पीसीएस के हिंदी के पेपर में जो मेंस वाला था उसमें काफ़ी हेल्पफुल है। तो वो प्रीलिम्स के लिए भी वो थोड़ा वो बुक देख सकते हैं। ये तो बात करें यहीं पे मेंस की एग्ज़ाम को लेकर, तो मेंस की एग्ज़ाम को कैसे डिज़ाइन किया आपने? मेंस में फिर से वही कहूँगा कि यूपीएससी का था तो 9 पेपर यूपीएससी के दिए, फिर एक दिन का गैप था, फिर यूपी पीसीएस के पेपर्स आ गए। तो यूपीएससी के लिए जो भी मैंने बहुत सारा लिखा, बहुत सारे, कम से कम 500 क्वेश्चन मैंने जीएस के लिखे, कम से कम 150 क्वेश्चन मैंने ऑप्शनल के लिखे। उससे पहले लगातार 3 साल से मैं लिखता आ रहा था, कम से कम मैंने 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन टोटल लिख लिए होंगे मैंने अपने 3-4 साल में। तो उसका जो क्यूमुलेटिव विजडम क्रिएट हुआ है दिमाग में, तो उसका काफ़ी वो था। और एक चीज़ और ये है कि एग्ज़ाम से पहले मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था, कभी नहीं पढ़ता था। एग्ज़ाम से पहले जितना मुझसे पढ़ा जा सकता था मैं पढ़ता था, जब एग्ज़ाम होता था तो बिल्कुल मस्त सोता था, क्योंकि दिमाग फ्री से लिखोगे तो बहुत कुछ अच्छा इनोवेटिव सोच पाओगे, वो बहुत कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा आपकी रैंकिंग में भी और आपके मेंस के मार्क्स में भी। यही यूपीएससी में मैंने करा है। बाकी रिजल्ट इंटरव्यू तो मैं देने जा रहा हूँ और बाकी देखते हैं अब फाइनल में क्या रहता है। बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं जो एससी में लिखने में बहुत ज़्यादा असमर्थ रहते हैं, एससी में कैसे सुधार करें और कहाँ से पढ़ें जो एससी को एकदम अच्छे बढ़िया तरीके से लिख पाएँ? ऐसे के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो हमारे GS1, GS2, GS3 और GS4 के जो 4 पेपर हैं उनको बहुत अच्छे से करो। उससे क्या है, तुम्हारी सारी सब्जेक्ट पे अगर नॉलेज पकड़ होगी तो हर ऐसे को आप खोल सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसे आ गया तो उसके बहुत सारे डायमेंशंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और ये सारा उसके अंदर लिख सकते हैं, अगर तभी लिख पाएंगे जब जीएस आपका अच्छे से होगा। और मैं कहूँगा जो फिलोसॉफिकल ऐसे आते हैं, यूपी में तो नहीं आते, यूपीएससी में आते हैं, यूपी के तो डायरेक्ट ऐसे आते हैं, तो उसमें यही है कि जीएस की नॉलेज तुम्हारी बहुत अच्छे से काम आ जाएगी। तो जीएस को बहुत अच्छे से करें, उससे मुझे नहीं लगता कि उसके बाहर कोई भी ऐसे आता है। तो जीएस पे कंसोलिडेट करें। और ऐसे मैंने तो कोई ऐसे यूपी पीसीएस के लिए तो नहीं कोई प्रिपेयर किया था, यूपीएससी के लिए मैंने 14 टेस्ट लिखे थे, तो मतलब 28 ऐसेज मैंने लिखे थे यूपीएससी के लिए, तो वो काफ़ी वहाँ पे भी कहीं रिफ्लेक्ट हुए हैं। तो अभी तो फाइनल जब मार्क्स आएंगे तब पता चलेगा कि कितना मार्क्स किस किस सब्जेक्ट में मिले। पर कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि कुछ 80 के आसपास या 90 के आसपास तो नंबर मिले होंगे ऐसे में। मेरा काफ़ी अच्छा ऐसे का पेपर हुआ था। यस सर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे एस्पिरेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि आंसर राइटिंग हमारी अच्छी नहीं हो रही। आंसर राइटिंग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कब से प्रीलिम्स के बाद आंसर राइटिंग करें या फिर प्रीलिम्स से पहले शुरुआत कर देनी चाहिए? वैसे मुझे तो यही लगता है कि पहले हर एस्पिरेंट को मेंस एकदम रेडी रखना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स तो निकलेगा, कभी ना कभी निकलेगा, 1 साल में, 2 साल में, और किसी का 3 साल में निकलता है। पर जब भी प्रीलिम्स निकले
तो वो रुकना नहीं चाहिए, मतलब मेंस नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि मेंस का साइकिल और ज़्यादा बुरा है। तो जैसे मेरा यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों में मेंस नहीं रुका है, दोनों ही मैंने दिए हैं और दोनों में मेंस निकला है, और दोनों इंटरव्यू भी मैंने मतलब एक तो दे दिया यूपीपीसीएस वाला, और यूपीएससी का तो अभी है। तो यही है मेंस, मैं कहूँगा कि मेंस पे ज़्यादा फोकस करें, मेंस को पहले पढ़ें और अच्छे से आंसर राइटिंग पहले ही कर लें, क्योंकि वो 1-2 महीने में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। वो 3-4 साल की जो मेहनत होती है, या फिर काफ़ी आंसर्स लिखें, वो 1 साल में भी कर सकते हो आप। तो यही कहूँगा कि आंसर राइटिंग पहले कर लेना चाहिए। और मैं वो 1-2 क्वेश्चन वाला आंसर राइटिंग नहीं, जैसे मेरा क्या था कि मैं लगातार 10 क्वेश्चन लिख देता था या 20 क्वेश्चन भी लिख देता था। तो वो 1-2 क्वेश्चन लिखने से वो ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसमें टाइमिंग का भी इशू रहता है और पेपर कंप्लीशन में भी दिक्कत आती है। पेपर कंप्लीट तो कर लोगे पर क्वालिटी आंसर्स नहीं लिख पाओगे। तो इसीलिए 10-10 क्वेश्चन लिखो, 5-5 लिखो, ऐसे लिखो, 1-1, 2-2 क्वेश्चन मत लिखो। उसमें कुछ मुझे पर्सनली लगता है कि उसमें ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो यही है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हैं कि एग्ज़ाम प्रीलिम से पहले ही तैयारी कर देनी चाहिए। प्रीलिम्स से पहले मेंस, मतलब प्रीलिम्स का भी एक टाइम होता है, कम से कम 4-5 महीने तो एकदम डेडिकेटेड प्रीलिम्स मांगता है। अगर पहले कभी सिस्टम नहीं हुआ है तो 5 महीने तो कम से कम चाहिए। पर वो 5 महीने से पहले वाला जो टाइम है, उसमें मेंस जितना कर सको उतना करो, और जितने आंसर लिख सको उतने लिखो। और मैं कहूँगा कि पहले क्वालिटी पे फोकस करो, क्योंकि अगर क्वालिटी आंसर लिखोगे तो टाइम अपने आप कम हो जाएगा टाइम के साथ साथ। तो पहले मैं कहूँगा कि क्वालिटी आंसर्स लिखो, क्योंकि क्वालिटी आंसर्स का ये है कि जैसे मैं बता दूं, मेरा GS2 में एक क्वेश्चन छूट गया था यूपीपीसीएस में। मैं नहीं कहूँगा कि मेरी रैंक और बढ़ जाती अगर वो हो जाता, क्योंकि वो मिशन शक्ति का क्वेश्चन था, वुमन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था। तो मुझे उस टाइम पे मेरे दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर रहा था, तो मैंने वो वल्नरेबल सेक्शन करके लिख दिया था, तो आधा ही लिखा था। फिर मुझे लगा कि यार मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, हाँ कहीं वो हो रहा है। तो मैंने वो फिर आधा ही क्वेश्चन छोड़ के फिर मैं आगे बढ़ गया, और वो लास्ट तक वो क्वेश्चन छूट ही गया ऑलमोस्ट। तो एक यही है, ऐसे भी क्वेश्चन 1-2 छूट जाते हैं तो उससे भी नहीं घबराएं कि भाई मेरा नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन जितने अच्छे लिखोगे तो क्वालिटी मैटर करेगी। क्वालिटी आंसर लिखो, और जिनके 1-1 क्वेश्चन हर पेपर में भी छूटे हैं उनका भी सिलेक्शन हुआ है, फाइनल भी हुआ है। तो बिल्कुल नहीं घबराएं कि 1 आध क्वेश्चन हमारा छूट गया है, 2 क्वेश्चन छूट गए तो उससे रुक जाएगा सिलेक्शन, नहीं रुकेगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा। अच्छा, तो एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? कि जैसे देखते हैं कि पेपर दे रहे हैं और एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? कोई जैसे मेरे केस में तो ये था कि मैं क्या करता था कि जैसे यूपीएससी का भी बता देता हूँ, यूपीपीसीएस का भी बता दूंगा। यूपीपीसीएस का ही बता देता हूँ, जो उसमें क्या है, कुछ 12.5 के क्वेश्चन होते हैं, कुछ 12.5 या 12 मार्क्स के होते हैं, कुछ 8 मार्क्स के होते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस हैं उनमें मैं 8-8 मिनट में करता था, तो स्टार्टिंग के 80 मिनट में वो करता था। और जो बचे हुए क्वेश्चन थे, जो 10 क्वेश्चन थे, उसमें मैं 10-10 मिनट देता था। तो वो उस हिसाब से पूरा एकदम टाइम मैनेजमेंट हो जाता था। अगर कभी कभी ऐसा भी होता था कि मेरा जो 8 मिनट मैंने जिसके लिए अलॉट किए वो 10 मिनट तक चला जाता था, कभी कभी कोई क्वेश्चन टफ होता था, तो अगला क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चन मैंने फिर 7-7 मिनट में लिखे। तो उस हिसाब से मैं घड़ी एकदम पास रखता था, और उससे बहुत ही टाइम का माइक्रो मैनेजमेंट करके और मैंने पेपर कंप्लीट करें, ऑलमोस्ट सारे करें। एक GS2 में एक क्वेश्चन आधा किया था और वो थोड़ा गलत ही करा था। तो यही है। तो अभी आपको पता होगा यूपीपीसीएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था वो हटा दिया गया था, तो उसमें यूपीएस फिर 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं, तो सही किया है गवर्नमेंट ने या ठीक किया है? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन है वो कोई ना कोई, मुझे कमेटी का नाम पता नहीं है, तो कमेटी ने कोई रैशनल दिया होगा, उसका मुझे कुछ आइडिया है नहीं, तो मैं इस पर कमेंट करने से बचूंगा। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि कुछ ऑप्शनल में बच्चों का इशू था, किसी ऑप्शनल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिल रही थी, किसी को कम मिल रही थी, तो शायद ये इशू रिजॉल्व हो गया है अभी, और अब बिल्कुल कंप्लीट पैरिटी है। मतलब सारे स्टूडेंट जो भी हैं, हाँ बिल्कुल कंप्लीटली इक्वल हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि इससे पहले ऑप्शनल वाले उसमें अनफेयर हुआ है, ऑप्शनल वाला मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी विजडम है, और यूपीपीसीएस ने मतलब काफ़ी इसको अच्छे से डील किया है, और बिल्कुल फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में वो हुआ है, इसीलिए यूपीएससी से भी पहले इनका रिजल्ट आ गया है।
तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है यूपीपीसीएस का। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा चेयरमैन साहब को। तो यही जो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं 14 मई को एग्ज़ाम है, तो उन्हें किन ऐसी जो विशेषताएं उनका ध्यान रखना चाहिए? उनको यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू करिए। कम से कम अभी कितने दिन बचे हैं? लगभग 14 मई एक हाँ, मतलब 1 महीना सा बचा है। कम से कम 3000 क्वेश्चन कर लीजिए। और 3000 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन जैसे हिस्ट्री और साइंस हो गई, उसमें थोड़ा घटना चक्र के क्वेश्चन देख लीजिए। घटना चक्र से काफ़ी सीधे के सीधे हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो एक बार करिए। क्वेश्चन पेपर के अलावा जिन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए वो उनको रिवाइज़ करिए। और कुछ कुछ की सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा जोसेफ बुक हो गई, बुक पूछते हैं यूपी में। उसके अलावा लक्ष्मीकांत के कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के क्वेश्चन आते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर हो गई, उसके क्वेश्चन आते हैं। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, ये पढ़ लो। प्रियम्बल पढ़ लो, ये चैप्टर छोटे छोटे हैं। जैसे हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स हैं, वो पढ़ लो, पहला ही चैप्टर लक्ष्मीकांत का। तो ये कुछ की एरियाज़ हैं। इस पे हम बाद में और देखेंगे, कोई अगर वीडियो बन पाई तो। अभी एक्चुअली मेरा इंटरव्यू है, तो और मैं डिटेल में बाद में, एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसकी लिंक दे देंगे हम चैनल के नीचे। उस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उस पर हम स्ट्रेटजी डिसाइड कर लेंगे और पिन पॉइंटेड कि क्या क्या करना है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, यूपीपीसीएस के लिए और यूपीएससी के लिए, दोनों के लिए कर लेंगे। वो टेलीग्राम पे आप जुड़िए मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना इतना कीमती समय दिया। थैंक यू। और आपको भी, यहाँ आप मुखर्जी नगर से चल के आएँ हमारे लिए, ठीक है। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कहूँगा कि आपका चैनल ग्रो करे और आप भी अगले भावी डिप्टी कलेक्टर बने। थैंक यू सर, थैंक यू। जर्नी में हैं और इसमें लगे रहिए। और ये भी एक आपका, आप बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि आप ये सब काम कर रहे हैं और आप एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं घर से। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये दोनों काम कर रहे हैं, तो आप मल्टीटास्किंग आदमी हैं। थैंक यू तो सर। ये एक बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि है और आप लगे रहिए और आप भी एक दिन ज़रूर डिप्टी कलेक्टर, ज़रूर आपको पद मिलेगा। आप इसी तरह लगे रहिए। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी दूर से चल के आए। आप भी इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सा पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा बेहतरीन लगा। और सर आपका जो अभी इंटरव्यू है 26 अप्रैल के लिए, तो सर को विश ज़रूर कीजिएगा। और इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं कहीं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।